दर्शकों तक न्यूज। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये अहम सिलसिला। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबरें अहम हैं। राजस्थान में खेती करने वालों पर पहले तो प्रकृति की मार पड़ी, फिर टिड्डी दलों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी और अब इन पर बिजली विभाग का एक चिट्ठी बम फटा है। राजस्थान विद्युत विभाग की ओर से जारी इन चिट्ठी में अधिकारियों को पैसे उगाही का टारगेट दिया गया है और इसी टारगेट के तहत पिछले 9 महीनों से किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन के तहत भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। कुएं में 2-3 साल से पानी नहीं है और ना इसमें मोटर है और लॉकडाउन की वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी। पिछले 9 महीने से किसान बिजली बिल को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों की सुनवाई से स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा भी सदमे में हैं और सरकार से जल्द इस परेशानी को दूर करने की अपील कर रहे हैं। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर में भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है, हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इसमें शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। करौली पुलिस बुधवार को दिन भर यूं ही चौधरीपुरा इलाके में उन आरोपियों की तलाश में जुटी रही जिन लोगों ने वन विभाग और पुलिस वालों की उस टीम पर पथराव किया था जो अवैध सैंडस्टोन से भरे ट्रक को जब्त करने आई थी। पथराव की वजह से मंगलवार को वन विभाग की टीम को मौके से खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालांकि बुधवार देर रात पुलिस को अवैध सैंडस्टोन से भरे ट्रक को जब्त करने में कामयाबी मिल गई थी, लेकिन बुधवार को दिन भर की कोशिश के बावजूद उनके हाथ वो आरोपी नहीं लगे जो अवैध खनन में लगे हुए हैं और जिन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया था। आज हम पुलिस का, माइनिंग विभाग का, आरटीओ का एवं वन विभाग का एक संयुक्त टीम बनाकर एक 100 लोगों का जाब्ता लेके जाके उसी एरिया में हमने दबिश दिया है और हमने ये मैसेज दिया है कि हम ऐसे विरोध से हमने कोई नहीं डरेंगे और अवैध खनन के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। सन सिटी में अपराधी बेखौफ हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसकी वानगी इस सीसीटीवी तस्वीर में साफ दिख रही है। देखिए, जोधपुर की इस ज्वेलरी की दुकान में 3 चोर पहुंचते हैं इस बात से बेफिक्र होकर कि उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। बेफिक्र चोर देखते ही देखते सोने के जेवरात और 2 किलो चांदी की चोरी कर लेते हैं और बड़े ही आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब ज्वेलर्स अपनी दुकान खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाती है तो पता चलता है कि चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना बिरला स्कूल के पास भंवरलाल सोनी ज्वेलर्स की है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रथम विश्व युद्ध के हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा को 10वीं के पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत समाज छात्रावास के उद्घाटन के मौके पर यह ऐलान किया। आपको बता दें कि मेजर दलपत सिंह का पाठ पहले 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में था, लेकिन NCERT का सिलेबस लागू होने से किताबें बदल गयी और अब वो पाठ 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमने तय किया है तो मैं कहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी को कि अगली बार जब वापस वो 9वीं कक्षा में था, 10th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित पुस्तक है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति में, वापिस उनका नाम, उनका काम वो हम लोग वापिस में लगवाएं। जो लोग दलपत सिंह की शौर्य गाथा के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि पाली जिले के देवली गांव के दलपत सिंह ने अंग्रेजों की ओर से 23 सितंबर साल 1918 को हाइफा की लड़ाई में राजपूताना सेना का नेतृत्व किया था और शहीद हुए थे। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड की वजह से ऑक्सीजन का एडवांस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत
प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए अलग अलग तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू की गई है। बता दें कि अगस्त की तुलना में सितंबर में ऐसे मरीज की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड भी एकाएक बढ़ गई। आगे हालात और भी खराब ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने एडवांस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 65 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि आपको सोचने को मजबूर कर दे। अलवर शहर की यातायात शाखा के इस आंकड़े को देखिए। अलवर में कोरोना की गाइडलाइंस के उल्लंघन में 1412 लोगों के चालान काटे गए और 2,87,000 का जुर्माना वसूला गया। यातायात शाखा द्वारा कोरोना काल के दौरान मास्क जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ यातायात शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। कुल कार्रवाई की गई है 1412 और जिसका जो जुर्माना राशि है 2,87,700 रुपये वसूल की गई है। शहर में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन चालक या किसी दूसरी गाड़ी के पास मास्क नहीं होने पर उसका चालान किया जाएगा। हालांकि वो पुलिस से मास्क मांग सकता है। पुलिस पहले लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बात न मानने पर कार्रवाई करने की मजबूरी है। कोरोना को हराने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। एक पेंटर ने इसके लिए एक अलग ही मुहिम छेड़ रखी है। इस पेंटर का मानना है कि प्रकृति जब तक खुश नहीं होगी कोरोना भागेगा नहीं और प्रकृति को खुश करने के लिए जयपुर की शीला पुरोहित पेंटिंग साधना में जुटी हैं। अब तक शीला ने 170 पेंटिंग्स बनाई है प्रकृति की साधना के लिए और कोरोना को हराने के लिए। और हर माँ अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहती है, तो वो सबक सिखाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। और मैं भी एक इंसान हूँ और प्रकृति माँ की बेटी हूँ। शीला पुरोहित का मानना है कि प्रकृति ने पहले ही इशारा किया था, समझाया था और सचेत भी किया था, लेकिन इंसान ना समझ निकला। प्रकृति के इशारे को समझा ही नहीं, तभी वो महामारी के तौर पर सबक सिखाने आई है। नाम आने पे मैं बहुत खुश हूँ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई। उसके अंदर मुझे सरोजिनी नायडू का रोल बहुत इंस्पायरिंग लगा और उससे इंस्पायर होकर मैंने ये पोर्ट्रेट बनाई। मैं आगे भी ऐसी अच्छे काम करके अचीवमेंट्स करना चाहती हूँ। सानवी की मेहनत कोरोना काल में सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने का संदेश भी देती है। जरूरत है दूसरे लोगों को भी सानवी से सीख लेने की, ताकि आपदा काल में रचनात्मक मौका तलाशा जा सके। राजस्थान और मेवाड़ से मिलने वाले कॉमन जजेबल तितली को राष्ट्रीय तितली का खिताब मिल सकता है। कॉमन जजेबल उन 7 तितलियों में शामिल है जिनमें से राष्ट्रीय तितली चुनी जानी है। कॉमन जजेबल तितलियों की खूबसूरत प्रजाति है जो मेवाड़ और वागड़ के इलाके में कॉमन है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय तितली चुनने का अभियान 10 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें लोग वोटिंग के जरिए राष्ट्रीय तितली का चुनाव कर सकते हैं। इस रेस में तितलियों की 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 बार स्वॉटेल, इंडियन जजेबल, इंडियन नवाब, कृष्णा पीकॉक, ऑरेंज ऑकलीफ और नॉर्दर्न जंगल क्वीन शामिल है। राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए 8 अक्टूबर तक आप वोट डाल सकते हैं। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान के बाद अब बात दूसरे प्रदेश के अहम खबरों की करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के साल भर पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को लेकर लोगों से डिजिटली संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने फिटनेस मंत्र के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सभी का मार्गदर्शन किया। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया
और कई मेडल भी जीते, जैसा आपने बताया। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूँगा। पीएम के साथ डिजिटली संवाद में प्रोग्राम में जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के अलावा कई और लोग शामिल रहे। पिछले साल ही फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। फिट इंडिया कैंपेन के तहत पिछले 1 साल में देश में द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लॉग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के सूरत में बुधवार की रात भीषण धमाके की आवाज से नींद में सो रहे लोग दहशत में आ गए। ये धमाका सूरत में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के हजारिया गैस प्लांट में हुआ था। ये धमाका क्यों हुआ, इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि इस धमाके की वजह से 4 किलोमीटर दूर तक इमारतें हिल गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। हमको रात को 3 बजे के करीब एक जोर से आवाज़ आया, धमाका हुआ। धमाका होने के साथ हम लोग बाहर जग गए, सब लोग गांव वाले, और बाहर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि ONGC में आग लगी है। ONGC में आग लगते ही सबको गांव में पूरा डर का माहौल सा छा गया है। इस धमाके की वजह से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। हालांकि एहतियात बरतते हुए गैस प्लांट को खाली करा लिया गया है और धमाके के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस आग को लेकर सूरत के DM ने कहा कि ONGC गैस प्लांट में लगी आग ऑन साइट इमरजेंसी की स्थिति में है और इस स्थिति में आसपास के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटने के आरोप में उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों बेटे अपने पिता को सड़क पर घसीटते दिखाई दिए। एक ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे तो दूसरा उनके पैरों को पकड़कर घसीटता नजर आया। इस दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ चलते दिखाई दिए। उस सड़क पर आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। दोनों बेटों ने काफी दूर तक अपने पिता को यूं ही घसीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की बात है कि बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटने की यह घटना शर्मसार कर देने वाली है। यही वजह रही कि आरोपी बेटों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका देखने को मिला। राज्य में 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन इस महामारी की वजह से सरकार ने फिलहाल उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद कोरिया जिले में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल टीचर खुद उनके बीच पहुंच गया, क्योंकि पिछड़ा इलाका होने की वजह से गांव में ज्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। ऐसे में ऑनलाइन क्लास संभव नहीं थी, लिहाजा उस स्कूल टीचर ने अपनी मोटरसाइकिल में टेलीविजन बांध दिया। उसे चलाने के लिए उसने स्कूल का इन्वर्टर भी साथ ले लिया। इसके जरिए उसने बच्चों को घूम घूम कर पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के साथ उसने बच्चों को कार्टून फिल्में भी दिखाई ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई से जुड़ सकें। मुझे छोड़ दो। बालोद जिले में भी बच्चों को पढ़ाने की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। वहाँ के एक टीचर ने बच्चों को एक जगह बुलाकर पढ़ाने के बजाय लाउडस्पीकर का सहारा लिया, ताकि बच्चे अपने घरों में ही बैठकर उसकी आवाज सुनकर पढ़ाई कर सकें। सौभाग्य की बात है कि कोरोना की वजह से बच्चे पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। चूंकि उनके पास ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए स्कूल टीचरों ने उन्हें पढ़ाने के ये अनोखे तरीके ढूंढ निकाले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और CBI के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान NCB ने संभाल ली है और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सिमोन भी NCB डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी NCB की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।
फिल्मी दुनिया की माल मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एनसीबी ने अब तक दीपिका से सवाल नहीं किया है, लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दीपिका से पूछताछ की जबरदस्त तैयारी कर रही है और दूसरे किरदारों से हो रही पूछताछ के आधार पर दीपिका से सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे दीपिका को सच उगलना ही होगा। न्यूज 18 को एनसीबी के कुछ सवालों की लिस्ट भी मिली है जो दीपिका से होने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स मंगाती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सेवा भी देती है? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स सप्लाई की बात होती है? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? सवाल नंबर 6, क्या आपको सुशांत के ड्रग्स लेने से जुड़ी कोई जानकारी है? तस्वीरों में देखिए किस तरह ये लड़की गिफ्ट आइटम को सजा रही है और इसे पैक कर रही है। दरअसल 24 साल की समर शॉल नाम की ये लड़की रोज ऐसे ही गिफ्ट पैक करती है और अपने ग्राहकों को देती है। शादी, पार्टी, बर्थडे या फिर कोई और कार्यक्रम हो, समर तरह तरह के गिफ्ट बेचती है और अपने इस कारोबार से इसने घाटी में अच्छा मुनाफा कमाया है। लोग इसके नए स्टार्टअप को खूब सराह रहे हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स उतना नहीं जा पाते थे। किसी की शादी होती थी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक दिन लीव ले रहे हो शादी अटेंड करने के लिए, फिर आप और उस चीज़ के लिए गिफ्ट लाने के लिए भी परेशान हो। इट्स बेटर कि हम वो गैप ख़त्म कर लें। समर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों को गिफ्ट भेजती हैं। इससे इसके कारोबार का दायरा काफी बढ़ गया है। बढ़ते आगे, राजस्थान समेत पूरे